नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जीवों के वर्गीकरण के पार्ट में आज ये हमारा तीसरा पार्ट रहेगा दोस्तों, और इसमें हम पढ़ेंगे पादप जगत और जंतु जगत। इससे पहले हमने मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत और कवक जगत के बारे में पहले ही पढ़ाई कर लिए हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे पादप जगत के बारे में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब की हमें बहुत आवश्यकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पादप जगत, पहले जान लेते हैं पादप जगत किन किन रूप में विभाजित किया गया है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये पादप जगत, पादप शरीर बिना विभेदन के, इसे थैलोफ्राइटा बोला जाता है। बिना संवहनी ऊतक के, इसे ब्रायोफाइटा बोला जाता है। और संवहनी ऊतक सहित जो रहता है उनके अंतर्गत आता है बीज रहित, और बीज उत्पादित करने वाले उसके अंतर्गत आता है नग्न बीजी, और फलों में बंद बीज वाले। ठीक है, बीज रहित में टेरिडोफाइटा आता है, ये आप याद रखेंगे। और फलों में बंद बीज वाले, इसके अंतर्गत आता है एंजियोस्पर्म। तो ये सब बहुत जरूरी जानकारी है। नग्न बीजी को बोला जाता है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आता है दो बीज पत्र वाले बीज और फलों में बंद वाले बीज। ठीक है, दो बीज पत्र वाले बीज वालों को द्विबीजपत्री बोला जाता है, और फलों में बंद बीज वाले को एक बीजपत्री बोला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप जगत को निम्न रूपों में विभाजित किया है, जैसे कि मैंने बताया। पहला है थैलोफाइटा। ठीक है, शैवाल, कवक और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवाणु के प्रकार को इस श्रेणी में रखा जाता है। शैवाल, कवक और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रकार को इस श्रेणी में रखा जाता है, ये आप याद रखेंगे। शैवालों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है, ये तो मैं ऊपर बता चुका हूँ। लाल शैवाल, भूरा शैवाल और हरा शैवाल, इनका नाम ही बताए हूँ, ये किसके उदाहरण हैं। तो नहीं देखे हैं तो ऊपर का वीडियो देख लीजिए, बहुत काम की है, और साथ साथ नोट भी बनाते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, शैवालों की मुख्य विशेषताओं पे चर्चा करते हैं। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, याद रखेंगे। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवाल के जननांग एक कोशिकीय होते हैं। शैवाल अपने भोजन स्टार्च के माध्यम से संचयित करते हैं, ये आप याद रखेंगे। प्रजनन इसमें कायिक, अलैंगिक, लैंगिक प्रजनन होते हैं। इसका आर्थिक महत्व भी जान लेते हैं। यह खाद्य सामग्रियों, कृषि, व्यापार एवं व्यवसाय, जैविक अनुसंधान, घरेलू पशुओं के चारे और दवाओं के निर्माण में उपयोगी होता है। लेकिन कई शैवाल प्रदूषक का काम करते हैं और पेयजल को दूषित कर देते हैं। इसके अलावा पानी के कई उपकरण शैवाल के कारण खराब हो जाते हैं, क्योंकि मशीन के अंदर घुस जाते हैं जो पानी खींचता है, तो जिससे मशीन खराब हो जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चाय के पौधों में जो रेड रस्ट नामक रोग होता है वह सेल्फालियोरस नामक शैवाल के कारण होता है, ये आप याद रखेंगे। जो चाय के पौधों में रेड रस्ट नामक जो रोग होता है वो सेल्फालियोरस नामक शैवाल के कारण होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये आप नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रायोफाइटा। ये रहा बायोफाइटा। पौधे जमीन और पानी दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन लीवर वार्ट्स, हार्न वार्ट्स, मांस आदि की तरह
उभयचर होते हैं। ये पौधे भी स्वपोषी होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, अर्थात सूर्य के प्रकाश से ये भोजन बनाते हैं। ये आप याद रखेंगे। ब्रायोफाइटा, इन पौधों में पानी को अवशोषित करने की अच्छी क्षमता होती है, इसलिए इसका प्रयोग बाढ़ को रोकने के उपाय के तौर पे भी किया जाता है। साथ ही इसे मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मांस के पौधे, मांस ब्रायोफाइटा में नहीं आता, ये ट्रैकियोफाइटा में आता है, ये आप याद रखेंगे। मांस के पौधे का इस्तेमाल पीट ऊर्जा नामक ईंधन और एंटीसेप्टिक के तौर पे किया जाता है। ठीक है, ये ब्रायोफाइटा के कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, ये मांस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब ट्रैकियोफाइटा। इन पौधों में संवहनी ऊतकों का अच्छा विकास होता है। ठीक है, ट्रैकियोफाइटा के जो पौधे होते हैं इनमें संवहनी ऊतकों का अच्छा विकास होता है, लक्षण भी पूछ लिया जाता है, और वे जाइलम और फ्लोएम में विभाजित होते हैं। मतलब एक जल संग्रहण करता है, एक भोजन बनाता है, वही इसी को ही जाइलम फ्लोएम बोला जाता है। ये आगे जब पढ़ेंगे हम पादप जगत के बारे में और डिटेल से, तब इनको जानेंगे कि जाइलम और फ्लोएम क्या होता है। फिलहाल इतना जानो, ये पौधों में भोजन संग्रहण करता है और ऊपर तक पहुंचाता है। ठीक है, ट्रैकियोफाइटा निम्नलिखित 3 उप समूहों में विभाजित हैं। अब ये ट्रैकियोफाइटा भी 3 उप समूहों में विभाजित है। ये आप याद रखेंगे कौन कौन से समूह हैं, ये भी पूछ लिया जाता है प्रश्न में। तो यहाँ पे दिया गया हर एक शब्द एग्जाम के नज़रिए से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ट्रैकियोफाइटा जो 3 उप समूह में विभाजित है, पहला है टेरिडोफाइटा, दूसरा है जिम्नोस्पर्म और तीसरा है एंजियोस्पर्म। ये आप याद रखेंगे। एक एक से बारी बारी से इसके बारे में जान लेते हैं। पहले जानते हैं टेरिडोफाइटा। इन पौधों में बीज और फूल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर मैंने बताया था, टेरिडोफाइटा में बीज और फूल नहीं पाए जाते हैं, जैसे क्लब मास, हार्स टेल्स, फर्न आदि। ये आप याद रखेंगे, ये फर्न रहा। अब इसके गुण भी जान लेते हैं। ये पौधे स्पोरोफाइट होते हैं क्योंकि इन पौधों के स्पोर्स स्पोरेंजिया में उत्पादित होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे स्पोरोफाइट क्या होता है, तो एक एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे एक ब्रेड, उसमें आज आपने पानी डाल दिया, तो कल आप देखेंगे तो एक सफ़ेद परत जम जाएगी जहाँ पे पानी पड़ा रहेगा। फिर अगले दिन देखेंगे तो उसके ऊपर एक काला काला दाना आ जाएगा, जिसे स्पोरो बोला जाता है, और उस पूरे एरिया को स्पोरेंजिया बोला जाता है। आगे इसके बारे में और विस्तार से समझाऊंगा। जैसे कि ये रहा स्पोरेंजिया, ये पूरा एरिया को आप स्पोरेंजिया समझ सकते हैं, और ये जो दाना दाना है इसे स्पोरो समझ सकते हैं। यही बिखर के और अन्य अपने ही टाइप के, मतलब स्पोरोफाइट पौधे उगाते हैं, समझ लो। जिन पत्तों में स्पोरेंजिया बनते हैं उन्हें स्पोरोफिल कहते हैं, इसे ही स्पोरोफिल कहते हैं। गेमेटोफाइट पर नर और मादा जननांग मौजूद होते हैं, जिसपे ये जो स्पोरो गिरता है, ये जो छोटा छोटा दाना है, ठीक है, उसमें नर और मादा जननांग दोनों मौजूद रहते हैं, और उससे बनने वाले पौधे को स्पोरोफाइट कहा जाता है। तो ये आप अच्छे से ध्यान देंगे, स्पोरोफाइट क्या होता है और स्पोरेंजिया क्या होता है। जीनों का प्रत्यावर्तन भी दिखाई देता है। जाइगोस्पोर्स जाइगोट के माध्यम से बनता है, याद रखेंगे। महत्व, ये पौधे घरेलू पशुओं के चारे के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि इनके बीजों का इस्तेमाल दवाओं के तौर में किया जाता है। ठीक है, ये और अच्छे से समझने के लिए स्पोरेंजिया, स्पोर्स, ठीक है, ये कुछ रहा। जैसे कि ये बना, ये पूरा एरिया स्पोरेंजियम कहलाता है, और जब ये दाने दाने बिखरता है तो इसे स्पोर्स कहा जाता है। ठीक है, ये बीच वाला है जो ये हाइपा कहलाता है। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब जिम्नोस्पर्म। वैसे पौधे जिनमें बीज पूरी तरह से अनावृत हो
और अंडाशय का पूर्ण अभाव हो, जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं, जैसे साइकस, पाइनस, सेंड्रस, देवदार आदि। ठीक है, तो उदाहरण भी पूछ लिया जाता है जिम्नोस्पर्म के उदाहरण इनमें से कौन से नहीं है, कौन से हैं। तो जिम्नोस्पर्म के उदाहरण साइकस, पाइन्स, सेंड्रस आदि वृक्षों को जिम्नोस्पर्म के उदाहरण, मतलब ये जिम्नोस्पर्म के ही अंतर्गत आते हैं। एक अलग नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से जिम्नोस्पर्म नहीं है करके, तो ये आप नाम अच्छे से याद रखेंगे। इसके गुण के बारे में जान लेते हैं। ये पौधे 12 मासी जेराफाइटिक होते हैं। इनमें स्पष्ट रूप से वार्षिक वलय पाए जाते हैं। इनमें वायु परागण होता है और एक से अधिक भ्रूण का गुण होता है। एक भ्रूण में एक या एक से अधिक बीजपत्र, रेडिकल और फ्यूम्यूल के साथ होता है। इसका आर्थिक महत्व भी जान लेते हैं। इसका खाना, लकड़ी, दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सजावट और घरेलू उपयोग के लिए भी महत्वपूर्ण है। वाष्पशील तेल, चमड़ा तैयार करने, रेजिन बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये रहा उसका चित्र। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं एंजियोस्पर्म। यह पादपों का सबसे महत्वपूर्ण उपसमूह है। इसके बीज परतदार होते हैं और किसी अंग या अंडाशय में विकसित होते हैं। हमारे प्रमुख खाद्य पदार्थ फाइबर, मसाले, पेय मसाले, फूल वाले पौधे एंजियोस्पर्म होते हैं। इसका प्रयोग चिकित्सीय पौधों, प्रतिवादी स्वाद, प्रतिवादी लेटेक्स उत्पादन जैसे रबर आदि के रूप में भी होता है। इन पौधों के तेलों का इस्तेमाल इत्र, साबुन, सौंदर्य प्रसाधन बनाने में किया जाता है। तो ये रहा एंजियोस्पर्म। इसके गुण के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, जिसे खाद्य पदार्थ, फाइबर, मसाले, पेय फसलें, फूल वाले पौधे एंजियोस्पर्म होते हैं। समझ गए होंगे एंजियोस्पर्म। इसका प्रयोग चिकित्सीय पौधे, प्रतिवादों, स्वाद प्रतिजाति, लेटेक्स, रबर उत्पादन आदि में किया जाता है तथा सौंदर्य प्रसाधन, इत्र, साबुन आदि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसे एंजियोस्पर्म कहा जाता है। इसके गुण जान लेते हैं। इस पौधे का प्रजनन अंग फूल होता है। ठीक है, इस पौधे का प्रजनन अंग फूल होता है। ये आप याद रखेंगे, एंजियोस्पर्म का प्रजनन अंग फूल होता है और इनमें दोहरा निषेचन होता है। ये स्पिरोफिटिक सहजीवी परजीवी होते हैं, कुछ स्वपोषी भी होते हैं। आमतौर पर स्थलचर होते हैं, लेकिन कुछ जलचर भी होते हैं। संवहनी ऊतक बहुत अच्छी तरह से विकसित होते हैं। एंजियोस्पर्म को भी 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ये रहा एंजियोस्पर्म चित्र, आप देख के समझ जाएंगे। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म को कौन कौन से 2 श्रेणी में विभक्त किया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला एक बीजपत्र और दूसरा है द्विबीजपत्री। ठीक है, एक बीजपत्री जैसे कि ये चित्र से आप समझ ही गए होंगे, जिसमें एक डंठल में एक ही पत्र हो, उसे एक बीजपत्री बोला जाता है। और जैसे एक डंठल में, जैसे ये रहा बरगद का वृक्ष, जिसे एक डंठल में कई सारे पत्ते हो, तो उसे द्विबीजपत्री बोला जाता है। इसके और भी गुण हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे एक बीजपत्री का उदाहरण पूछे तो मक्का, गेहूं, धान, प्याज, गन्ना, जौ, केला, नारियल आदि ये एक बीजपत्री होते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट इससे प्रश्न बनता है। ठीक है, इनमें से एक बीजपत्री नहीं है कर दे पूछ लिया जाएगा और ये 3 नाम दे दिया जाएगा, एक अलग दिया जाएगा, उसी को ही आप पकड़ना है। तो इतना नाम याद करेंगे, इसलिए एक बीजपत्री होता क्या है ये जान लीजिए, तो ये सब आंसर बनाना आसान रहता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। ठीक है, इनके गुण के बारे में भी जान लेते हैं। कई बार इनके गुण से भी रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इन पौधे के बीज में एक बीजपत्र पाया जाता है। इनकी पत्तियां समांतर सिरा रचना वाली होती है। इन पौधे की जड़ें अधिक विकसित नहीं होती है। ठीक है, इनमें से नहीं है करके भी पूछ लिया जाता है, वही सब आपको पकड़ना रहता है। फूल बहुत बड़े होते हैं, यानी 3 या 3 के गुणक में पंखुड़ियां होती है, ये आप याद रखेंगे। इनके लक्षण भी पूछ लिया जाता है,
तो ये लक्षण सशब्द याद रखेंगे और नोट बनाते भी चलिए। आगे बढ़ते हैं। संवहनी भाग में कैम्बियन मौजूद नहीं होता है। ये तो थी एक बीजपत्री। अब बात करते हैं द्विबीजपत्री की। इन पौधों में दो बीजपत्री होते हैं। सिर उनकी पत्तियों का जाल बनाते हैं। इनमें सख्त लकड़ी वाले पौधे, सभी प्रजाति, दालें, फल, सब्जी आदि आती है। ठीक है, जैसे मटर, आलू, सूर्यमुखी, गुलाब, बरगद, सेब, नीम आदि। जैसे पहले बताया कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जानने का मस्त तरीका, एक बीजपत्री में जैसे एक डंठल रहेगा, उसमें एक ही पत्ता रहेगा। जैसे कि गन्ना, एक ही पत्ता रहता है ना भाई। और द्विबीजपत्री जैसे आप बरगद को मान लो, जिसमें एक डंठल में कई सारे पत्तियां निकले रहती है इधर उधर। तो बस इसी से ही आपको पकड़ना है। और भी इसके उदाहरण है मटर, आलू, सूर्यमुखी, गुलाब, बरगद, नीम आदि। इनके भी कुछ लक्षण जान लेते हैं। इन पौधे के बीज में दो बीजपत्र पाए जाते हैं। संवहनी हिस्से में कैम्बियन होते हैं। पौधे के फूल में 4 या 5 के गुणक में पत्तियां होती है। इन द्विबीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। ठीक है, तो ये लक्षण भी आप सशब्द याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं जंतु जगत की। चूंकि जंतु जगत बहुत बड़ा है, जितना टॉपिक ये 4 कंसेप्ट में लगा उतना ही टाइम इस जंतु जगत में लगेगा। तो इसे भी हम पार्ट्स में हम आगे पढ़ेंगे। अभी इसका कुछ डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद इसके अंतर्गत जो जो भी पार्ट्स आते हैं उनके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, जो कि इसी पार्ट्स में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं जंतु जगत। जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का नामकरण एवं वर्गीकरण किया जाता है। ये तो आप पहले ही जानते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप संबंधित जंतुओं को एक निश्चित समूह में रखकर शेष जंतुओं से पृथक किया जाता है। मतलब गुण के अनुसार या कोशिका वगैरह के अनुसार इनको अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है। इनके रहने विशेष, जैसे कि कोई जल में ही रहता है, कोई थल में रहता है, कोई दोनों में रहता है। तो इस हिसाब से इसे वर्गीकृत किया गया है। और ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। सबसे पहले जंतुओं का वर्गीकरण अरस्तु, उसके बाद लिनियस, उसके बाद अभी से कुछ पहले विटकर महोदय, इन्होंने वर्गीकृत किया है। और हम वही विटकर महोदय द्वारा वर्गीकृत, जिन्होंने 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, उसके अनुसार ही पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अरस्तु द्वारा किया गया। उन्होंने प्राकृतिक समानताओं विषमताओं के आधार पर जंतुओं को 2 प्रमुख उप समूह में वर्गीकृत किया था। इन्होंने प्राकृतिक समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर जंतुओं को अरस्तु महोदय ने 2 समूह में वर्गीकृत किया गया था। इनमें से पहला था इनेइमा और दूसरा था इनेइमा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो इनेइमा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जंतुओं में लार रुधिर का अभाव होता है। मतलब जिस जंतु में लार रुधिर नहीं रहता उसको इनेइमा के अंतर्गत रखा गया है अरस्तु महोदय के अनुसार। और जिसमें लार रुधिर उपस्थित रहते हैं उन्हें इनेइमा के अंतर्गत रखा गया है। तो ये आप इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे आप याद रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट इससे प्रश्न पूछा जाता है, पूछ भी सकता है। तो बारी बारी से इन दोनों इनेइमा और इनेइमा इसके बारे में जान लेते हैं। इनेइमा जैसे पहले बताया, जंतुओं में लार रुधिर का अभाव होता है, जैसे स्पंज, निडेरियस या सिलेंट्रेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा आदि अकशेरुकी जंतु, इसके अंतर्गत ये सब जंतु आते हैं। बात कर लेते हैं इनेइमा। इस समूह के जंतुओं में लार रुधिर जिनमें पाया जाता है उनको इसके अंतर्गत रखा गया है। तो इस समूह में जंतुओं में लार रुधिर उपस्थित होता है। इस समूह में अरस्तु ने केवल कशेरुकी जंतुओं को सम्मिलित किया और इन्हें निम्न 2 उप समूह में वर्गीकृत किया। अब इसे भी, जिसमें लार रुधिर पाया जाता है, उसे भी अरस्तु ने 2 उप समूह में वर्गीकृत किया है। उसे भी जान लेते हैं।
तो वो था जरायुज या विविपारा और दूसरा था अंडायुज। इनेइमा इसे भी दो भागों में विभाजित किया गया था, जरायुज, विविपारा और अंडायुज। ठीक है, जरायुज विविपारा इस समूह के अंतर्गत बच्चे जन्म देने वाले समूह या जंतुओं को शामिल किया गया है, और अंडायुज की बात करें तो इसमें अंडा देने वाले जंतुओं को सम्मिलित किया गया है। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि और क्या क्या है इसमें। तो ये थी आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगेगी, और अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक और सब्सक्राइब की हमें बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।